प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं निमेश चौबे साहब का स्वागत करता हूं। आज हम भारत में जो संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया थी उसमें साइमन कमीशन का भी एक महत्वपूर्ण भाग था। उसी साइमन कमीशन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। किन परिस्थितियों में भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और किन बातों को लेकर के साइमन कमीशन के प्रति भारतीयों में गुस्सा था व क्यों भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। 1919 ईस्वी के भारत सरकार का जो अधिनियम था, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, उस अधिनियम के अंदर ये व्यवस्था थी कि 10 वर्ष के बाद में उत्तरदायी सरकार की भारत में क्या प्रगति रही उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस अवधि के समाप्त होने के 2 वर्ष पूर्व ही अर्थात नवंबर 1929 के स्थान पर नवंबर 1927 ईस्वी के अंदर ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया गया। 1919 ईस्वी के जो सुधार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया और इसी का परिणाम था कि भारतीयों के अंदर कहीं न कहीं असंतोष व्याप्त था। और 1922 ईस्वी के 12 फरवरी 1922 ईस्वी के अंदर में जब चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, उस समय भले भारतीयों के अंदर एक निराशा का वातावरण स्थापित हुआ था, लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने स्वराज प्राप्ति के लिए सरकार पर निरंतर दबाव डालते रहे थे। 1921 के अंदर एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसमें केंद्रीय विधानमंडल ने इस प्रस्ताव को पारित करते समय उसमें प्रांतों के अंदर स्वायत्तता और केंद्र में उत्तरदायी सरकार की मांग की थी, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस तरह की किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया और उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। 1924 ईस्वी के अंदर परिस्थितियां थोड़ी पलटती हैं। ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की विजय होती है और जैसे ही लेबर पार्टी ब्रिटेन में सत्ता में आती है तो भारतीय लोगों के अंदर एक नई आशा का संचार होता है, क्योंकि लेबर पार्टी भारत में स्वशासन की स्थापना के पक्ष में थी। अतः भारतीयों ने सोचा कि अब जब ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार आई है तो निश्चित रूप से भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में कुछ पहल जरूर करेगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद लेबर पार्टी ने भी जो पुरानी नीतियाँ थी उसी का अनुसरण करने का रवैया अपनाया और भारत के लिए भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किसी आयोग के गठन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर समय के साथ पुनः ब्रिटेन के अंदर अनुदार दल सत्ता में आ गया और वायसराय लॉर्ड रीडिंग जो थे वो स्वराज्यों को उलझन में डालने के लिए निर्धारित समय से 2 साल पूर्व ही एक शाही आयोग की नियुक्ति के पक्ष में थे। अर्थात जो 1919 के सुधार अधिनियम के द्वारा 1929 ईस्वी के अंदर भारत में उत्तरदायी सरकार के प्रगति के बारे में अध्ययन करने के लिए, जांच करने के लिए जिस आयोग की नियुक्ति 1929 में होनी थी, उससे 2 वर्ष पूर्व ही इस तरह के एक शाही आयोग की नियुक्ति के पक्ष में तत्कालीन वायसराय रीडिंग थे। और उस समय के जो भारत सचिव थे ब्रिटेन में लॉर्ड बर्कनहेड, उनके भी इसी तरीके के विचार थे। ब्रिटेन के अंदर जो आगामी चुनाव होने वाले थे उसमें वापस लेबर पार्टी की सरकार के आने के चांस थे और यही सोच करके तत्कालीन जो अनुदार दल था उसका ये सोचना था कि लेबर पार्टी की सरकार आए और वो 1929 में जो शाही आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत करे, तो क्यों नहीं इस आयोग का गठन पूर्व में ही कर लिया जाए। और इसी बात को जब 1926 के अंदर भारत में लॉर्ड इरविन वायसराय बन करके आते हैं, जो कि 1926 से 1931 तक भारत में वायसराय के पद पर रहते हैं,
उनका भी यही विचार था और तत्कालीन जो भारत मंत्री थे उनका भी यही विचार था कि यह जो आयोग जिसका गठन 1929 ईस्वी में होना है उसको 2 वर्ष पूर्व ही अर्थात 1927 में ही इस आयोग का गठन हो जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि इस आयोग के कोई भी सदस्य भारतीय नहीं होना चाहिए। अंततः ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था उसने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के अंदर एक 7 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा नवंबर 1927 में की गई थी। और जैसा कि वायसराय और भारत मंत्री की इच्छा थी उसी के अनुरूप इस आयोग 7 सदस्यीय आयोग के अंदर कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया। भारतीयों को सम्मिलित नहीं होने के प्रश्न पर जो गवर्नर जनरल थे इरविन और भारत मंत्री बर्किनहेड उनका यह कहना था कि इसके अंदर किसी भी भारतीय की नियुक्ति इसलिए नहीं की गई क्योंकि यह जो रिपोर्ट थी, इस आयोग की जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश संसद को देनी थी और ब्रिटिश संसद के अंदर अतः उसमें केवल ब्रिटिश संसद के ही सदस्य सम्मिलित हो सकते थे। लेकिन भारतीयों ने कहा कि यह भी एक बहाना है क्योंकि यदि ब्रिटिश संसद के सदस्य ही भाग ले सकते थे या उसमें सम्मिलित हो सकते थे तो 2 ऐसे भारतीय भी थे जो उस समय में ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। अतः केवल यह इनका एक बहाना ही लगता है। दूसरा कारण वायसराय ने और भारत मंत्री ने उन्होंने ये बताया कि दूसरा कारण यह था कि भारत के अंदर अनेक राजनीतिक दल हैं। यदि एक राजनीतिक दल के व्यक्ति को हम साइमन आयोग का सदस्य बनाते हैं तो दूसरे दल के लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन इनकी इन बातों से भारतीय संतुष्ट नहीं हुए और पूरे भारत के अंदर इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और भारतीयों का आत्मसम्मान को भी गहरा आघात पहुंचा कि भारत के संवैधानिक सुधार के लिए यदि कोई आयोग का गठन होता है और उसमें यदि कोई भारतीय सम्मिलित नहीं होगा तो हमारी मांगों पर कितना गहराई से विचार करेंगे, यह वैसे ही प्रतीत होता है। सभी राजनीतिक दलों ने इस बात का बढ़ चढ़ कर के विरोध व्यक्त किया और कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1927 ईस्वी में उसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया था। भारतवासियों की साम्राज्य विरोधी भावना बहुत प्रबल हो गई। जो ब्रिटिश सरकार के इस तरह का जो कदम था साइमन आयोग में किसी भारतीय सदस्यों को नियुक्त नहीं करना, इससे पूरे भारत के अंदर एक ज़बरदस्त विरोध की भावना पनपती गई और अधिक बलवती होती गई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई आता है। ब्रिटिश सरकार ने कमीशन को ये कार्य सौंपा था कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में ये पता लगाए कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, प्रतिनिधि संस्थाएं अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुई है, राजनीतिक चेतना का विकास किस सीमा तक हुआ है और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को किस रूप में अपनाया जाए और इसमें क्या परिवर्तन किया जाए। इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए साइमन कमीशन के गठन के बाद उसको 3 फरवरी 1928 को भारत यह कमीशन आता है और इन सब बातों जिसके लिए इसका गठन हुआ था उस पर विचार विमर्श करता है। लेकिन